एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम वापस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की काइनेटिक एंड थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के अंदर काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 14 लेकर आए। 13 पार्ट अपन ने सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट कर दिए और इस पार्ट में आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी बीएड के लिए। बीएससी का सिलेबस इसी के साथ चल रहा है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। और बीएड की जो 5 यूनिट है उसमें से एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ओके। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें अपन लास्ट वाला जो आपका टॉपिक चल रहा था गैस के नियम पढ़ रहे थे अपन। उस गैस के नियम के अंदर अपन ने 5 नियम पढ़ लिए थे। एक नियम था आपका पहला चार्ल्स लोडी नियम पढ़ा, बॉयल नियम पढ़ा, गेलुसक का नियम पढ़ लिया, ग्राम का विचरण नियम पढ़ लिया, डाल्टन का आंशिक दाब नियम पढ़ लिया था। ये 5 नियम मैंने आपको उस क्लास में बता दिए थे, ठीक है। एक नियम और बचा हुआ है अवोगाद्रो का नियम। अच्छा नियम है अवोगाद्रो का नियम। क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि अगर आपके पास कोई 2 गैसें हैं, उनका ताप दाब आयतन तीनों चीज़ समान हो, अगर 2 गैसें जिनके ताप दाब आयतन समान हो तो उन गैसों के अणुओं की संख्या भी समान होगी। यही अवोगाद्रो का नियम होता है। आया कैसे, इसको अपन प्रूव करेंगे। माना एक गैस जिसके अणु की संख्या N1 और दूसरी गैस जिसके अणु की संख्या क्या है N2, तो N1 = N2 कैसे होगी, ठीक है। तो आज आपका छठा नियम है अवोगाद्रो का नियम। आइए इसको है ना पता गया, इसको मिटा देते अपन। छठा नियम है आपका अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम नियम नंबर 6 अवोगाद्रो का नियम। अच्छा नियम है, ध्यान रखना है ना। अवोगाद्रो का नियम इंपॉर्टेंट है ये। आइए नियम लिखते हैं अपन। माना 2 गैस जिनके ताप T, आयतन V, वे दाब P समान है। ये लाइन है, मतलब अपने पास 2 गैस है, उसके ताप दाब और आयतन समान। मतलब अगर पहली गैस का आयतन V है तो दूसरी गैस का भी क्या है V है। मतलब अपन V1 V2 बुला सकते हैं, तो V1 = क्या हो जाएगा V2, और जिसको अपन किससे लिख रहे हैं V से, ठीक है। लेकिन इनके अणुओं की संख्या अपन अलग अलग बता रहे हैं। 2 गैस है जिनके ताप दाब और आयतन समान है। अब अपन आके लिखेंगे, माना प्रथम गैस में अणु की संख्या N1 तथा प्रत्येक अणु का द्रव्यमान M1 है तथा वही सेम दूसरी गैस में अणुओं की संख्या N2, दूसरी गैस में अणु की संख्या N2 तथा प्रत्येक अणु का द्रव्यमान M2 है, ठीक है। थ्योरी लिख लिया अपन ने। लैंग्वेज जो बोल यहाँ पर जो अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, कि पहले में N1 अणु है, दूसरे में क्या है N2 है। तो अपन लिखेंगे गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार, गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रथम गैस के लिए अपन क्या लिख सकते हैं। प्रथम गैस के लिए जो अपने पास नियम आया हुआ पीछे PV = 1, अपने पास फॉर्मूला आया हुआ गत्यात्मक सिद्धांत का, ठीक है। 1/3 M1 N1 C1² RMS। इक्वेशन नंबर 1 अपने पास पीछे फॉर्मूला हुआ है M1 N1 C1² RMS। मतलब PV बराबर होता है 1/3 कैपिटल M C1² RMS, ठीक है। RMS होता है तो M कैपिटल M अपन प्रथम केस के लिए देख रहे थे M1 N1 हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास समीकरण 1 बन गई।
इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी में आगे चलते हैं अपन। आगे क्या हो जाएगा अपने पास, इसी के अंदर एक ताप का रिलेशन था अपने पास। ताप का रिलेशन क्या आया, ये लाइन काम आएगी, इसको मैंने नहीं मिटाया है ना। अपन लिख सकते हैं ताप की व्याख्या से तथा ताप की व्याख्या से, ठीक है। अपन ने जब टेम्परेचर का फॉर्मूला देखा था तो अपने पास टेम्परेचर का फॉर्मूला आया था 1/2 m1c1² RMS बराबर 3/2 kT। अपने पास आया हुआ अणु की माध्य गतिज ऊर्जा जो होती है 1/2 m1c1² RMS बराबर 3/2 kT। दो फॉर्मूला आए थे अपने पास ताप के, तो उसमें से अपन ने पहला फॉर्मूला यहाँ पर लिखा। यहाँ से अगर आप c1² RMS का मान निकालते हो तो c1² RMS कितना हो जाएगा आपका, 2 से 2 कट गया 3 kT/m1। ये हो गया c1² RMS का मान। यहाँ से अपन ये निकाला, ये मान आप समीकरण पुट में कर दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर। जैसे उसमें क्या ना, जैसे अपन इसमें क्या वो का वही अपन सेकंड स्टेप करेंगे। इसी प्रकार दूसरी गैस के लिए PV बराबर क्या हो जाएगा 1/3 m2n2, वो इस प्रकार है ना। तो इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने पास हो जाएगा PV बराबर 1/3 m1n1 c1² RMS की जगह क्या हो जाएगा 3 kT/m1। ठीक है, तो आपका PV किसके बराबर हो गया, m1 से m1 कट गया, 3 से 3 कट गया, n1 kT। ठीक है, एक मान अपने पास ये आया, इसको आप समीकरण नंबर A बना लीजिए। सेम ऐसा कैसे आपको दूसरी केस के लिए करना है। दूसरी केस के लिए अपन बताएंगे, यहाँ तक ठीक है। पहली केस के लिए अपने पढ़ा, फिर दूसरी केस के लिए वापस दूसरी केस के लिए भी अपने को ताप की व्याख्या करनी है, तो अपन बताएंगे यहाँ पर ये मिटा देना आप है ना। अपने पास जो समीकरण A आई ना, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, PV बराबर n1 kT। ये अपने पास समीकरण A आई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार दूसरी गैस के लिए गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार, गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार इसी प्रकार दूसरी गैस के लिए गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार PV बराबर 1/3 m2n2 c2² RMS। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तथा वही सेम ताप की व्याख्या से, तथा ताप की व्याख्या से अपन क्या लिख सकते हैं कि 1/2 m2, वो आया था ना 1/2 m2 c2² RMS बराबर 3/2 kT होता है। ठीक है, 1/2 m2 c2² RMS बराबर कितना होता है, ये होता है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से c² RMS का मान लिखिए, c2² RMS बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया 3 kT/m2 का मान वही समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो अपने पास समीकरण क्या बन जाएगी, देखिए आप ये वाली PV बराबर 1/3 m2n2 c2² RMS की जगह अपन क्या लिखेंगे 3 kT/m2। m2 से m2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आपके पास क्या समीकरण आ गई यहाँ से PV बराबर n2 kT। ये समीकरण नंबर B बन गई। ठीक है, सेम ऐसा कि वैसे देखो उसमें क्या अपन ने वहाँ पर कर लिया, समीकरण 1 वो रही, समीकरण B ये रही, दोनों मान PV के, तो अपन समीकरण A व B से क्या लिख सकते हैं, समीकरण A व B से n1 kT बराबर n2 kT, kT से kT कट गया तो n1 बराबर n2। बस यही अवोगाद्रो नियम है, अर्थात दो गैस जिनके ताप दाब आयतन समान हो तो उनके अणुओं की संख्या भी समान होगी। ठीक है, बस ये अवोगाद्रो नियम हो गया। लैंग्वेज आप लिखना चाहो तो लैंग्वेज अपन लिख लेते हैं ऐसे इस प्रकार। बस लंबा चला अपन ने स्टेप बाय स्टेप किया, कोई दिक्कत नहीं आई, तो आप उसको लैंग्वेज रूप में इस प्रकार लिख लेना कि समान ताप तथा समान दाब
वे समान आयतन वाली गैसों के लिए, वे समान आयतन वाली गैसों के लिए, आयतन वाली गैसों के लिए अणुओं की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। अणुओं की संख्या भी, अणुओं की संख्या भी समान होती हैं। यही अवोगाद्रो नियम है। बस ये आपका नियम हो गया। यही अवोगाद्रो नियम है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर आ गया ये अर्थात कर। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास बहुत सारी गैसें हो, दो ही नहीं बहुत सारी गैसें हो, अगर उनके ताप दाब आयतन समान है तो उनके अणु भी N1 बराबर N2 बराबर N3 बराबर सारे अणु क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अवोगाद्रो नियम कंप्लीट। ठीक, तो अब आपका आदर्श गैस जो अपन ने गैसों का गत्यात्मक मॉडल पढ़ा था, उसके बेस पर अपन ने आदर्श गैस की दाब की व्याख्या की। फिर अपन ने उसमें 5-6 पॉइंट थे, अणु की माध्य गतिज ऊर्जा, अणु का वर्ग माध्य मूल वेग या अणु के ताप की व्याख्या, उसकी आदर्श गैस समीकरण, गैसेज नियम, ये आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक। अब कोई नहीं बचा अपने पास। ठीक है, उससे रिलेटेड ना इस टॉपिक से आपके बाहर आएंगे। 3 या 4 क्लासें लगी पर उसमें सारे अपने सिस्टमेटिक तरीके से पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब ये जो भी 4-5 टॉपिक बढ़े उनके बेस पर अपन आइए कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। तो आइए अपने पास जो न्यूमेरिकल हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूँ कि हीलियम गैस के अणु की, क्वेश्चन हीलियम गैस के अणु की हीलियम गैस होती है, उसके अणु की सामान्य ताप व दाब पर, हीलियम गैस के अणु की सामान्य ताप व दाब पर, सामान्य ताप दाब का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सामान्य ताप व दाब पर वर्ग माध्य मूल वेग की गणना करो। वर्ग माध्य मूल वेग की गणना करो। बस CRMS निकालना। CRMS के अपने पास फॉर्मूला आए हुए बहुत सारे। अपन ने ताप की व्याख्या की, उसके अंदर भी अपन ने CRMS को शॉर्ट रूप में निकाल रखा है ताप की व्याख्या के अंदर। ठीक है, तो अपन लिखेंगे आदर्श गैस के ताप की व्याख्या से सॉल्यूशन में, आदर्श गैस के ताप की व्याख्या से CRMS अपने पास आया हुआ है √3RT/m0। पीछे अपन ने सोल्व किया है। आप आदर्श गैस की ताप की व्याख्या का फॉर्मूला देखना, अपने पास क्या आया हुआ है कि CRMS बराबर √3RT/m0। ठीक है, और अब सभी का मान अपने को पता है कि चूंकि, इसको समीकरण 1 बना लीजिए, चूंकि हीलियम गैस का अणुभार जो होता है, हीलियम गैस का अणुभार, ये m0 अणुभार है ना, तो हीलियम गैस का अणुभार m0 बराबर कितना होता है, 4। ठीक है, r का मान भी फिक्स होता है 8.3। r गैस नियतांक है ना, इसका मान होता है 8.3 × 10⁻³ जूल किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये इसका मान भी पता है। और T अपन ने क्या लिया था, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ये होगा 273 केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास जो भी सारे मान है आप इसमें पुट कीजिए। तो समीकरण 1 से आपका क्या हो जाएगा, CRMS बराबर √3, ऐसे कैसे ही, इसकी जगह r की जगह 8.3 × 10⁻³ इंटू ये हो गया आपका 273 अपॉन नीचे m0 अणुभार कितना हो गया, 4। ठीक है, जो मानते अपन ने पुट कर लिए। आप इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास हो जाएगा CRMS, आप सोल्व कर लेना है ना, बराबर 1.6 × 10⁻6 ये आएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1.7 × 10⁻, लगभग कितना आएगा, 6 आएगा। और फाइनली इसका मान हो जाएगा आपके पास CRMS बराबर 1.3 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। आंसर बस
है ना। इसको आप सॉल्यूशन कर लेना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना। तो अपने पास CRMS कितना हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये वर्गमूल था, इसकी पावर आधी निकल कर ऐसे कर लें बस, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। फॉर्मूला न्यूमेरिकल सोल्व करने का क्या मेथड है, जिस प्रकार अपने जो टॉपिक पढ़े उसके फॉर्मूले के बेस पर अपन सोल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान रखना, CRMS आपको पूछेगा, मैक्सिमम केसेज में आपको क्या पूछेगा, CRMS पूछेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, CRMS के लिए जो ताप की व्याख्या की ना, उसमें अपने पास 2 फॉर्मूला आया हुआ है शॉर्ट में। एक तो 3RT/m0, एक अपने पास 3KT/m, ऐसे कुछ करके आया हुआ है। तो उससे आपको क्या रहेगा, ईजी रह जाएगा इसका मान निकालने के लिए। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन अगला और करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपन लिखते हैं कि एक विलगित सिलेंडर पिस्टन निकाय में एक विलगित सिलेंडर पिस्टन निकाय में एक विलगित सिलेंडर पिस्टन निकाय में 221 गैस निकाय में 22 लीटर गैस 1.5 ATM। एटॉमिक टेम्परेचर मास जो होता है ना, इसकी यूनिट होती है कि 22 लीटर गैस 1.5 ATM पर 20 डिग्री सेल्सियस पर भरी हुई है। 20 डिग्री सेल्सियस पर भरी हुई है, 20 डिग्री सेल्सियस पर भरी हुई है। पिस्टन को दबाकर गैस का आयतन 16 लीटर कर देते हैं अपन। पिस्टन को दबाकर अंतिम आयतन 16 लीटर, पिस्टन को दबाकर अंतिम आयतन 16 लीटर तथा ताप 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो गैस का अंतिम दाब क्या होगा। तब गैस का अंतिम दाब क्या होगा। ठीक है, ये अपने को निकालना है। PV इज प्रोपोर्शनल टू T, 293 केल्विन और 2.1 ATM। करना क्या है, देखो बस क्वेश्चन आपको ऐसा लेंदी लग रहा है, जबकि रियल में देखा जाए तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर लेंदी नहीं है। क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, एक विलगित सिलेंडर अपने पास जिसमें पिस्टन युक्त एक सिलेंडर है। ठीक है, उसमें 22 लीटर है निकाय में गैस का 22 लीटर आयतन वाली गैस, ऐसे लिखना आप, 22 लीटर आयतन वाली गैस, 22 लीटर आयतन वाली गैस। V1 आपका 22 लीटर हो गया, 1.5 ATM। P2 आपका ये हो गया, P1 आपका ये हो गया, T1 हो गया आपका 20 डिग्री सेल्सियस पर भरी हुई है। आपने उस पिस्टन को दबाया, पिस्टन को दबाने के बाद गैस की वैल्यू चेंजेज होगी, और गैस की वैल्यू चेंज होने का मतलब अंतिम जो उसका वॉल्यूम हो जाता है वो होता था 16 लीटर, और इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तब गैस का अंतिम दाब निकालना है। तो जो चीज़ दी रहेगी आपको सोल्यूशन में आप कीजिए वो। सबसे पहले अपने पास क्या क्या चीज़ गिवन है V1 बराबर 22 लीटर, ठीक है, और P1 बराबर 1.5 ATM, और एक और देर का आपको T1 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस या 273 + 20 तो 293 केल्विन, ये हो जाएगा। और एक आपको देर का है V2 बराबर 16 लीटर, और P2 आपको निकालना है, और T2 देर का आपको 25 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 + 25 तो 298 केल्विन। बस, तो हम जानते हैं सीधा, हम जानते हैं नियम होता है अपने पास PV बराबर T, ये होता है PV इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अपन अगर अपने पास दो गैसें है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, PV/T = कांस्टेंट। ठीक है, दो अवस्थाओं के लिए अगर अपने पास दो स्टेज है तो क्या हो जाएगा, दो अवस्थाओं के लिए इसको अपन कैसे लिख सकते हैं,
P1V1 अपॉन T1 बराबर P2V2 अपॉन T2। ठीक है, जो निकालना आप उसको साइड में रख दीजिए। यहाँ से अपने को P2 चाहिए तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो P2 बराबर, इस सब मान को इधर भेज दीजिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, P1V1 T2 अपॉन T1 इंटू V2। ये हो गया, अपने को P2 निकालना है अंतिम दाब, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, P1V1 इसके साथ T2 हो जाएगा, और नीचे क्या होता है, नीचे T1 इंटू V2 हो जाएगा। ठीक है, मान रखने पर तो आपके पास P2 कितना बन जाएगा, P2 बराबर वैल्यू पुट कीजिए। P1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, P1 की वैल्यू है 1.5 इंटू V1 की वैल्यू कितनी है 22 इंटू T2, T2 का मान कितना है 298 केल्विन। ठीक है, अपॉन नीचे रखोगे आप T1 इंटू V2, नीचे आपके पास क्या है T1 इंटू V2, तो T1 का मान कितना अपने पास 293 इंटू V2 कितना आपके पास 16। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास नया दाब आ जाएगा 2.1 ATM आंसर। बस स्टेप बाय स्टेप चले और ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक है आपके पास, ब्राउनियन मोशन, एक छोटा सा हल्की सी, अगर आपको शॉर्ट नोट्स पूछे ना टिप्पणी किसे, तो आपको टिप्पणी के रूप में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक छोटी सी अपन थ्योरी उसकी लिख लेते हैं। ब्राउनियन गति क्या होती है ना, उसके बारे में अपन लिख लेते हैं। ब्राउनियन मोशन, ठीक है, एक छोटी सी शॉर्ट नोट्स के रूप में आप टिप्पणी अपन बोलते हैं ना, टिप्पणी के रूप में आपको पूछ सकते हैं। तो सन 1927 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक था, सन 1927 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर, अब देखिए थ्योरी लिखाना भी जरूरी है, क्योंकि आप नहीं लिख पाओगे, आप उस चीज़ों में कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए अगर आपको टिप्पणी के रूप में पूछ ले कि ब्राउनियन की गति के बारे में समझाइए, तो अब आपको क्या क्या चीज़ लिखनी है, इसलिए मेरे को लिखाना भी जरूरी हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इंग्लैंड का वैज्ञानिक हुआ था प्रोफेसर रॉबर्ट ब्राउन। प्रोफेसर रॉबर्ट ब्राउन, उसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने फूल के परागकण, बॉटनी में आप पढ़ते हो ना, मतलब आप लोग नहीं पढ़ते हो, बायो वाले बच्चे जो पढ़ते हैं, फूल के परागकणों को जल में डालकर, एक बार मैं लिख लेता हूँ ना, फूल के परागकणों को जल में डालकर, और उसके ऊपर कैसे एक्सपेरिमेंट किया, तथा उन पर तीव्र प्रकाश डालकर फूल के परागकणों को जल में डालकर तथा उन पर तीव्र प्रकाश डालकर परागकणों को उच्च सूक्ष्मदर्शी होता ना, स्पेक्ट्रोस्कोप, परागकणों को उच्च क्षमता के सूक्ष्मदर्शी, परागकणों को उच्च क्षमता के सूक्ष्मदर्शी, परागकणों को उच्च क्षमता के सूक्ष्मदर्शी से देखा तो पाया कि उन्होंने पाया कि परागकण जल में टेढ़े मेढ़े, देखा तो उन्होंने पाया कि परागकण जल में टेढ़े मेढ़े, जिग होता ना, जल में टेढ़े मेढ़े, जिसको अपन बोलते हैं जिग, जल में टेढ़े मेढ़े पथ पर गति कर रहे हैं, टेढ़े मेढ़े पथ पर गति कर रहे हैं।
ठीक है, सब सामने लिखा हुआ अभी तक थ्योरी मैंने क्या लिखी कि 1927 के अंदर इंग्लैंड का वैज्ञानिक था प्रोफेसर रॉबर्ट बाउंड। उसने जो फूल के परागकण होते हैं उसको उसने जल में डाला और जल में डालने के बाद उसके ऊपर उसने तीव्र प्रकाश डाला। तीव्र प्रकाश मतलब जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तीव्र प्रकाश डाला। फिर उन परागकणों को स्पेक्ट्रोस्कोपी जो सूक्ष्मदर्शी होती है ना, आपको पता है सूक्ष्मदर्शी छोटी छोटी चीज़ों को देखने में काम आती है, तो जिसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, हाई क्षमता वाली सूक्ष्मदर्शी से उसने परागकणों को देखा तो उसको ऐसे लगा कि परागकण जल के अंदर क्या हो रहे, टेढ़े मेढ़े जिग जैग इधर उधर गति करते हैं। ठीक है, उन्होंने अपना प्रयोग आगे और लिखेंगे अपन। उन्होंने अपना प्रयोग ये जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर किया। उन्होंने अपना प्रयोग बहुत से अकार्बनिक पदार्थों पर किया, बहुत से अकार्बनिक पदार्थों पर किया, उन्होंने अपना प्रयोग बहुत से अकार्बनिक पदार्थों पर किया, तथा द्रव में लटके हुए कण को, तथा जो द्रव के अंदर कण लटके हुए हैं तथा द्रव में लटके हुए कण को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर द्रव में लटके हुए कण को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह कण इधर उधर नाचते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब उपनते हुए, ऐसे इधर से उधर जा रहा है, ठीक है, नाचते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, आपको भी अगर एग्जाम आए तो ऐसा कैसे लिखना है, आपको नोट्स ऐसे कैसे बनाना है। पहले उसने फूल के परागकण देखा, फिर उसके बाद उसने बहुत सारे ऐसे अकार्बनिक पदार्थ लिए और उन अकार्बनिक पदार्थों पर उसने सेम वो का वही प्रोसेस किया द्रव के अंदर। तो उसने देखा कि जो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उसके जो कण हैं इधर उधर क्या होते हैं, नाचते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार कणों की जो लगातार अनियमित इधर से उधर की जो गति होती, ये गति कहलाती ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति किसे कहते हैं कि कणों की इस लगातार तथा अनियमित गति को अपन ब्राउनियन गति कहते हैं। ठीक है, तो आगे और लिखेंगे, अभी इसी के अंदर अपन आगे, यहाँ तक आपने लिख लिया, उसके आगे लिखना आप आगे अपन इनवाइटेड कॉमास के अंदर लिखते हैं कि कणों की इस लगातार तथा अनियमित गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। ठीक है, यहाँ लग जाएगा। इन लगातार तथा अनियमित गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। इस गति में निम्न तथ्य पाए जाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे अपन इसमें। इस गति में निम्न तथ्य पाए जाते हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट क्या कहता है आपका कि गति पूर्णतः अनियमित होती हैं। गति पूर्णतः अनियमित होती हैं। ठीक है, सेकंड, गति आपकी बिल्कुल कैसे होगी, अनियमित होगी। ठीक है, सेकंड हो जाएगा आपका कण जितना छोटा होगा उसकी गति, कण आपका जितना छोटा होगा उसकी गति उतनी ही अधिक होती है। ठीक, थर्ड पॉइंट लिखेंगे अपन
द्रव के श्यानता को कम करने पर द्रव की जो विस्कोसिटी है ना उसको, द्रव के श्यानता को, जिस द्रव के अंदर अपन उस कण को डुबो रहे हैं, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी अगर अपन कम करेंगे, द्रव के श्यानता को कम करने पर द्रव की विस्कोसिटी को कम करने पर कणों की गति तेज होती है। कणों की गति तेज होती हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका बर्तन को हिलाने पर कणों की गति अपरिवर्तित रहती है। बर्तन को हिलाने पर जो कण की गति वो अपरिवर्तित रहेगी। आप कणों की गति अपरिवर्तित रहती हैं। और एक पॉइंट और लिख लेते हैं अपन, पांचवा, वो हो जाएगा आपके पास गति लगातार एवं स्वतः होती है। गति लगातार एवं स्वतः अपने आप होती, ठीक है, एवं स्वतः होती हैं, ठीक है। ये आपको ब्राउनियन वाली गति में लिखना। ब्राउनियन गति क्या कहते हैं? कणों की लगातार और अनियमित गति जो द्रव के अंदर अपन ने देखा, तो वो गति कहलाती है आपकी ब्राउनियन गति। और इसमें अपन ने पॉइंट देखे कि गति पूर्णतः क्या होती है? अनियमित होती हैं। कण जितना छोटा होगा उसकी गति क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। अगर आपने द्रव की श्यानता को कम कर दिया तो कणों की गति क्या हो जाती? तेज हो जाती। आप अगर बर्तन को हिला रहे हो तो कणों की गति में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। और गति कंटिन्यू लगातार स्वतः अपने आप होती, ठीक। तो ये एक छोटा सा पार्ट है जो आपको उसके अंदर लिखना है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और जो मैंने आपको बोला था छूटा हुआ अच्छा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट, उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अच्छा लगा मतलब एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। किस ताप पर, क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट, किस ताप पर हीलियम गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल वेग CRMS, हीलियम गैस के अणु का, ठीक है। किस ताप पर हीलियम गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल वेग सामान्य ताप व दाब पर, सामान्य ताप व दाब पर हाइड्रोजन गैस के अणु के वर्ग माध्य मूल वेग के बराबर होगा। हाइड्रोजन गैस के अणु के वर्ग माध्य, ये किसका है? हीलियम का है ना। वर्ग माध्य मूल वेग क्या हो गया यहाँ पर? CRMS हाइड्रोजन के बराबर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप, बस लॉजिक है, लॉजिक के अनुसार क्वेश्चन आपका सोल्व होगा कि 3RT × M0 CRMS हीलियम बराबर CRMS H, ठीक है। C² RMS बराबर H 3RT हीलियम का टेम्परेचर, M0 हीलियम का होगा, ठीक है, इंटू 3R T हाइड्रोजन और M0, ठीक है। मतलब किस ताप पर टेम्परेचर आपके पास कितना होगा तब हीलियम गैस के अणु है उसका CRMS वर्ग माध्य मूल वेग, CRMS रूट मीन स्क्वायर, वो सामान्य ताप व दाब, सामान्य ताप का मतलब 0 डिग्री जो मान होता है, उस पर हाइड्रोजन गैस के अणु के वर्ग माध्य मूल वेग के बराबर हो जाएगा। किस ताप पर हीलियम का, उसके बराबर हो जाएगा। तो अपन सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सॉल्यूशन हम जानते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। CRMS बराबर √3RT/M0। CRMS का फॉर्मूला क्या होता है? √3RT/M0। अब प्रश्नानुसार दोनों का CRMS बराबर हो रहा है, ध्यान से देखिएगा आप। प्रश्नानुसार जो आपका C, इधर लिखते हैं अपन, है ना, थोड़ा स्पेस और मिल जाएगा अपने को। जो आपका CRMS हीलियम का है वही आपका CRMS किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का, ठीक है। या इसका अगर आप स्क्वायर कर दो तो इधर भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। दोनों तरफ ने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों किया? स्क्वायर करने का मतलब ये अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा,
इसलिए अपन इसको क्या किया यहाँ पर स्क्वायर किया। ठीक है, तो आइए अब अपन मान रखते हैं यहाँ पर सी स्क्वायर RMS का मान हो जाएगा 3R टेम्परेचर T किसका है, हीलियम का, ये निकालना अपने को, अपॉन M0 किसका अनुपात है, हीलियम का। ये आपका बराबर होगा, इधर भी वापस हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे अपन तो 3RT हाइड्रोजन का है, अपॉन M0 यहाँ पर अनुपात किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का। बस देखो स्टेप बाय स्टेप अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। जो मान है अपन ने लिखा, अब आप देखिएगा जो अपने को निकालना है आप इसको इधर उधर कर दिए, जिससे अपना मान क्या हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो 3R से आपका 3R कट गया, तो आपके पास इधर तो बच गया THE अपॉन M0 HE बराबर TH2 अपॉन M0 H2। ठीक है, ऐसे इक्वेशन बन गई आपकी। अब आपको जो जो वैल्यू दे रखी, अपने को क्या निकालना है, हीलियम का टेम्परेचर निकालना, मतलब किस टेम्परेचर पर हीलियम का जो ताप है वो हाइड्रोजन के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। तो अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ से चेंज करना चाहो तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा THE बराबर इधर TH2, ये मान उधर चला जाएगा, इंटू अनुपात हीलियम का, अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा आपको पता है M0 जो अनुपात चल रहा है किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, अब अपने पास जो जो वैल्यू है वो अपन यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ तक आपने लिख लिया, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर मैं इसे मिटाता हूँ यहाँ से, और इसी में अपन आगे देखते हैं कि समीकरण नंबर 1 जो जो मान दे रखा है आपको पता है, हीलियम का अनुपात M0 कितना होता है, 4 होता है, जो अपने को पता है। ठीक है, हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, हाइड्रोजन का अनुपात M0 ये कितना होता है, 2 होता है। हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, और एक अपने को दे रखा है सामान्य ताप हाइड्रोजन का, यानी 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। जो जो अपने को दे रखा है, हीलियम का अनुपात कितना होता है, 4, और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, 2, और सामान्य ताप अपने को दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा अपने पास, समीकरण 1 से जो हीलियम का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका TH2 है ना, ये रहा टेम्परेचर है ना, H2 का टेम्परेचर, TH2 हो जाएगा आपके पास 273, ये हो जाएगा, इनटू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कितना है, 2 अपॉन इसका कितना है, 4, M0He अपॉन M0H2। ठीक है, उल्टा कर दिया अपन है ना, ऊपर अनुपात होगा 4 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास टेम्परेचर हो गया हीलियम का 2 से 2 बार कट गया, और 2 को इसे मल्टीप्लाई किया तो 2 3 से 6, 2 7 से 14, 2 5, तो अपने पास कितना हो गया 546 केल्विन, यानी इतने केल्विन ताप पर हीलियम का जो टेम्परेचर है, अब उसका वर्ग माध्य मूल वेग वो हाइड्रोजन के वर्ग माध्य मूल वेग सामान्य ताप व दाब पर वर्ग माध्य मूल वेग के बराबर हो जाता है। तो एग्जैक्ट अपने को निकालना, स्टैंडर्ड मान जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 546 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस में अपन निकालते हैं, तो अपने पास मान कितना हो जाएगा हीलियम का टेम्परेचर, इसमें से ये माइनस किया तो ये माइनस होते अपने पास हो जाएगा 273 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आपके। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पहले अपन उसको केल्विन में बदलते हैं, केल्विन के बाद अपन उसको अपन क्या लाते हैं, डिग्री सेल्सियस में लाते हैं। और भी आप चाहो तो क्वेश्चन कर सकते हो, जहाँ तक जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे बन सकते हैं इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन, वो मैंने आपको आदर्श गैस के रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, तो ये आपकी आज यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है, अगली जब क्लास स्टार्ट करेंगे उसके अंदर अपन यूनिट सेकंड का देखेंगे। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखा लेता हूँ, काट साहब आजू। आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके ऐसे रहेंगे, जनरली 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। एक तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन अवोगाद्रो नियम को समझाइए, अवोगाद्रो नियम को समझाइए। ठीक है, जो अपने एक पहले पढ़ा था, अवोगाद्रो नियम को समझाइए। और एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका ब्राउनियन गति के बारे में टिप्पणी लिखिए, ब्राउनियन गति के बारे में शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको। ठीक है, ब्राउनियन गति के बारे में टिप्पणी
लिखिए। ठीक है, बस ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से करना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। जो भी दिक्कत हो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो या कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।